जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। मैं हूं आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, बहुत लोगों ने यह कमेंट कर रहे थे हमेशा हमारे वीडियो पे कि सर सीटेट का क्लास चलाइए, सीटेट का वीडियो डालिए। तो अब हम आपके सामने उपस्थित हो गए हैं सीटेट के वीडियो को लेकर के। और इसके पहले आपको पता होगा कि हमने वादा किया था आप लोगों से, स्टेट री एग्जाम को टारगेट करते हुए अपने जनरल पेपर को पढ़ाया था और पूरे जनरल पेपर के कोर्स को हमने खत्म किया अपने यूट्यूब चैनल पर। अब बारी है सीटेट एग्जाम का। और सीटेट एग्जाम के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स आ रहा था कि सर आप सीटेट का क्लास लेकर आइए, सीटेट का वीडियो हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए। तो आज से सीटेट का सीरीज भी स्टार्ट हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि सबसे पहले किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए, किसी भी परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल करने के लिए सबसे पहले उसके रास्ता को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप उसके रास्ते को नहीं जानते हैं तो मतलब कि वह थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो सकता है। मतलब कि सिलेबस अर्थात किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए उसके पाठ्यक्रम को जानना बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए हम लोग पाठ्यक्रम पर आज चर्चा करेंगे कि आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। क्योंकि जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करने जा रहे हैं और जिस दौड़ के मैदान पर आप दौड़ने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हमको कहां पे दौड़ना है, किस रास्ते से दौड़ना है, हमारा दौड़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि यह वीडियो आपको सीटेट आप बता दें कि आज के जो डेट में हार्डवर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क की भी जरूरत है। तो स्मार्ट वर्क को करने में सिलेबस को जानना बहुत आवश्यक होता है, पाठ्यक्रम करिकुलम को जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं, देखिए सीटेट लिखा हुआ है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। अगर आप बीएड किए हैं, डीएड किए हैं और अगर आप सरकारी शिक्षक बनने का सपना है आपको कि सरकारी शिक्षक हमको बनना है, तो सबसे पहले इस पात्रता को तो आपको पास करना ही होगा। आपको बता दें कि अगर आप सरकारी शिक्षक बनने का सपना रखे हुए हैं अपने जहन में, अपने दिमाग में, तो सबसे पहले ये बैरियर को आपको पार करना होगा। अगर आप प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक पात्रता होनी चाहिए जिसका नाम है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट। आमतौर पर हम इसे बहुत ही कठिन समझ लेते हैं, कभी कभी तो हमको लगता है कि हमसे होगा ही नहीं। लेकिन पहले आप इसके पाठ्यक्रम को समझिए कि कहां से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर उसको आप देख लेते हो तो कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं होगा, यह हम आपको यकीन दिलाते हैं। अब देखिए आपके सामने ये दिखाई दे रहा है पेपर 1। पेपर 1 जो होता है वो 1 से 5 के लिए होता है और पेपर 2 जो होता है वो 6 से 8 के लिए होता है। अर्थात 6ठी से 8वीं का अगर शिक्षक आपको बनना है प्रारंभिक स्कूल में तो आपको इस पेपर को क्वालिफाई करना होगा। अगर प्राथमिक स्कूल का शिक्षक बनना है तो आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना होगा। पेपर 1 के लिए जो एलिजिबिलिटी है, अर्थात आप अगर डीएड किए हुए हैं, डिप्लोमा इन एजुकेशन अगर आप किए हुए हैं, या अगर आप बीएड किए हैं तो आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल है। लेकिन पेपर 2 की जहां तक बात करें तो पेपर 2 में भी अगर आप डीएड किए हैं, बीएड किए हैं, तो दोनों के लिए एलिजिबल है। लेकिन डीएड वालों के लिए थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखना है कि डीएड से आपका सेशन नहीं टकराया हुआ रहना चाहिए, किससे? ग्रेजुएशन का। अर्थात अगर आपका ग्रेजुएशन इसमें टकराता है तो आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल नहीं है, स्पेशली डीएड के लिए। बीएड के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप बीएड के लिए हैं तो आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि देखिए पेपर 1 में भी 150 नंबर का कुल प्रश्न पूछा जाता है और पेपर 2 में भी 150 नंबर का कुल प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि कहां से प्रश्न आपको मिलेंगे, किस किस तरह के प्रश्न मिलेंगे, उस पर हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर एक विषय है जिसका नाम है सीडीपी, जिसको हम लोग बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उसको हम लोग मनोविज्ञान भी कहते हैं। देखिए मनोविज्ञान से आपको 30 प्रश्न आपको आएंगे, ठीक है, 30 प्रश्न आपको मनोविज्ञान से पूछा जाएगा। उसके बाद में मैथ, जिसको हम लोग गणित कहते हैं, गणित से भी आपको 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। और यहाँ पर एक चीज और दिख रहा है, भाषा 1। भाषा 1 में अगर अमूमन 90% लोग जो होते हैं वो भाषा 1 में हिंदी ही लेते हैं, तो हिंदी से भी आपको 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। अगर यहाँ पर लैंग्वेज 2 की बात करें तो लैंग्वेज 2 से भी आपको 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, जो संस्कृत भी ले सकते हैं आप या इंग्लिश भी ले सकते हैं। अगर आप संस्कृत लेते हैं तो संस्कृत से 30 नंबर का प्रश्न, अगर आप इंग्लिश लेते हो तो इंग्लिश से 30 नंबर का प्रश्न। और नीचे एक और लिखा हुआ सब्जेक्ट जिसको हम लोग ईवीएस कहेंगे, पर्यावरण भी उसको कह सकते हैं हिंदी में, पर्यावरण से भी आपको 30 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। अर्थात अगर हम कहें तो 30 नंबर का 5 सब्जेक्ट से सवाल पूछा जाएगा, जो कि कुल मिलाकर कितना मार्क्स हो गया? 150 मार्क्स हो गया। अर्थात ऑल ओवर आपसे जो है 150 नंबर का सवाल पूछा जाएगा और 150 मिनट आपको समय भी दिया जाएगा। आपको पता है, मतलब कि एक क्वेश्चन पर आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा।
अर्थात आपको ध्यान देना है आपको कि ये पूरे जो क्वेश्चन होंगे वो सारे एमसीक्यू टाइप होंगे, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे और उसमें से कोई एक सही उत्तर को आपको चुनना होता है। ये 150 के 150 प्रश्न आपको 150 के 150 प्रश्न एमसीक्यू टाइप ही होते हैं। अब यहां पर समझना हमको कि ये सीडीपी जो है, ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो होता है, मनोविज्ञान जो होता है, ये आपको 30 नंबर का पूछेगा। अब यहां पर बात करते हैं मैथ का, तो मैथ आपसे भी 30 नंबर का पूछेगा, लेकिन मैथ में हम लोग क्या समझ लेते हैं कि केवल मैथ 30 नंबर का। यही भूल हो जाता है बच्चों को कभी कभी जब आप लोग तैयारी करते हैं, तो यही समझ लेते हैं कि 30 नंबर का केवल हमसे मैथ पूछेगा और मैथ के मोटी मोटी किताबों को आप पढ़ने लगते हैं। होता क्या है कि जब आप अच्छे तरीके से मैथ जानते हुए भी सीटेट में अच्छा मार्क्स आप नहीं उठा पाते हैं। क्यों? इसका कारण यह है कि मैथ तो केवल 15 नंबर का ही पूछता है, बल्कि 15 नंबर तो आपको पेडागोजी दे देता है, जिसको हम लोग शिक्षा शास्त्र कहते हैं। मतलब कि गणित शिक्षा शास्त्र आपसे 15 नंबर का पूछ लेगा और 15 नंबर आपको कंटेंट बेस्ड जो तथ्यात्मक मैथ होते हैं उस तरह के मैथ आपसे 15 नंबर का पूछेगा। ठीक है। अगर भाषा 1 की बात करें तो देखिए 2 सेक्शन आता है। एक तो आपको जो है ना पेडागोजी सेक्शन आता है और एक आपका तथ्यात्मक कंसेप्ट वाला प्रश्न आता है जो अवधारणात्मक रहता है, तथ्यात्मक रहता है, जो याद करने वाला रहता है। मतलब कि सीधा सीधा आप उसको याद करके और उसका आंसर दे सकते हैं, वह तथ्यात्मक प्रश्नों के अंतर्गत में आएगा। और जिस प्रश्न को बनाने के लिए आपको एक समझ की जरूरत होती है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है, तो उस तरह के प्रश्नों को हम लोग किसके अंतर्गत में रखेंगे? पेडागोजी सेक्शन के अंतर्गत में रखते हैं, उसको शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत में रखते हैं। और शिक्षा शास्त्र एक ऐसा विषय है जो कहीं ना कहीं आपको जो है सीटेट को पास कराने में बहुत मददगार होता है। अगर आप शिक्षा शास्त्र को अच्छे तरीके से समझ गए हैं तो कहीं से भी कोई परेशानी नहीं होगा। अभी हम आपको बताते हैं कि शिक्षा शास्त्र का महत्व सीटेट एग्जाम में कैसे है। अब देखिए यहां पर मैथ में भी आपको शिक्षा शास्त्र 15 नंबर का पूछ लिया। भाषा 1 की बात करें तो भाषा 1 में भी 15 नंबर आपका पेडागोजी पूछेगा और 15 नंबर आपका कौन सा पूछेगा? कंसेप्ट वाला, अवधारणा वाला, तथ्यात्मक वाला, जो कि आपको सीधा सीधा आंसर आपको देना है। भाषा 2 की बात करें तो इसमें भी 2 पार्ट बटा हुआ है 30 नंबर में। देखिए 15 नंबर पेडागोजी और 15 नंबर कंसेप्ट बेस्ड सवाल। ठीक है। अगर पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण में भी सेम वही है, 15 नंबर आपका पेडागोजी और 15 नंबर आपका क्या हो जाएगा? कंसेप्ट बेस्ड सवाल। मतलब कि ये 150 मार्क्स में आपको दिख रहा होगा कि यहां पर देखिए पेडागोजी आपको 15 नंबर हो गया मैथ में, फिर यहां पर भाषा 1 में भी 15 नंबर पेडागोजी हो गया, भाषा 2 में भी 15 नंबर पेडागोजी हो गया और उसके बाद में पर्यावरण में भी 15 नंबर पेडागोजी होगा। और ये 30 नंबर जो आपको सीडीपी में दिखाई दे रहा है, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये तो पूरा पूरा पेडागोजी है ही। मतलब कि पेडागोजी का योगदान बहुत ज्यादा है। देख सकते हैं आप 15, 15, 30, 45, 60 और 30, 90। मतलब कि 90 नंबर, 150 में आपको 90 नंबर जो देने वाला है वो पेडागोजी है। मतलब कि वो शिक्षा शास्त्र है जिसका कोई बुक नहीं है, कोई किताब नहीं है, एक प्रकार का समझ है, एक प्रकार का सोच है, एक प्रकार का थिंकिंग है। आपको उसको डेवलप करना होगा। उसका कोई बुक नहीं है, उसको रट नहीं सकते हैं, आप उसको रट कर याद नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में प्रत्येक विषय का, तब आपको जो है बहुत ही आसान हो जाएगा सीटेट निकालने में। ठीक है। तो 90 नंबर तो हमको जो है केवल पेडागोजी ही देता है और 60 नंबर हमारा कंटेंट वाला सवाल देता है जो तथ्यात्मक रहते हैं, जिसका सीधा सीधा आंसर हमको मिलता है। ठीक है। तो ज्यादा ध्यान जो आपको देना है वह आपको पेडागोजी वाले पर ही देना है। मतलब कि शिक्षा शास्त्र पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। होता क्या है कि हम लोग सीधा मैथ पढ़ने लगते हैं, सीधा हिंदी पढ़ने लगते हैं, सीधा हम लोग भाषा 2 में पढ़ने लगते हैं, सीधा पर्यावरण पढ़ने लगते हैं, लेकिन सब में 2-2 पार्ट बटा हुआ है। इसमें पेडागोजी अलग है। मतलब कि गणित शिक्षा शास्त्र अलग हो गया और गणित का तथ्यात्मक प्रश्न अलग हो गया। गणित का शिक्षा शास्त्र 15 नंबर, गणित का तथ्यात्मक प्रश्न 15 नंबर। तथ्यात्मक का मतलब यह हुआ कि सीधा सवाल दिया और एक लाइन में उसका आंसर। जैसे मान लीजिए कि आपको कहता है कि 15 गुना 3 बराबर व्हाट। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 दे दिया है 8, ऑप्शन नंबर 2 दिया है 4, ऑप्शन नंबर 3 दे दिया है आपको 14 और ऑप्शन नंबर 4 दे दिया है आपको 15। तो सीधा हम इसको bना देंगे। हाँ 15 तिया 45 होता है। सॉरी, यहां पर आप जो है 45 लिख दीजिए, 45। तो सीधा हम इसका जो है डायरेक्ट आंसर दे दिए कि हाँ 15 नंबर 45, 15 तिया 45 और सीधा इसको आंसर मिला दिए। तो ये क्या हो गया? ये तथ्यात्मक प्रश्न हो गया। लेकिन आपसे पूछेगा कि 5वीं क्लास के अंतर्गत में अगर कोई टीचर गणित को क्यों विकसित करता है, अर्थात गणित पढ़ाना बच्चों के लिए क्यों आवश्यक होता है, गणित से
बच्चों में कौन कौन से चीज का विकास होता है या क्या डेवलपमेंट उसमें होता है, कैसे उसके तर्क शक्ति को, रीजनिंग पावर को हम डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरह का जब प्रश्न आपसे पूछता है वह पेडागोजी है, मतलब वह सोच है एक प्रकार का, समझ है एक प्रकार का। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि 90 नंबर का योगदान 150 में किसका है, पेडागोजी का। अगर हम लोग पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में भी सेम कंडीशन है। सीडीपी तो आपको 30 नंबर यहां भी मिल रहा है, 30 नंबर आपको यहां भी मिल रहा है। भाषा 1 आपको 30 नंबर यहां भी मिल रहा है, 30 नंबर यहां भी मिल रहा है। फिर भाषा 2 जो है 30 नंबर यहां भी मिल रहा है, 30 नंबर यहां भी मिल रहा है। अब यहां पर बात करते हैं, जो आपको बस एक ही चीज यहां पर बदलता है। बदलता क्या है कि अगर आप बीएससी किए हुए हैं तो आपसे 60 नंबर का विज्ञान का प्रश्न पूछ दिया जाएगा। अगर आप सिंपल ग्रेजुएट है तो आपसे 60 नंबर का सामाजिक अध्ययन पूछा जाएगा, सोशल साइंस आपसे पूछ दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं 30 30 30 90 हो गया, 60 नंबर कुल मिलाकर कितना हो गया, 150 मार्क्स हो गया। अब इसमें भी जो 60 मार्क्स है, अर्थात देखिए सीडीपी में पूरा पूरा तो मनोविज्ञान है ही, भाषा 1 में भी वैसे ही 2 पार्ट बढ़ जाता है। कैसे, 15 नंबर आपका पेडागोजी पूछेगा, मतलब हिंदी अगर आप लिए हैं तो हिंदी शिक्षण आपसे 15 नंबर का पूछा जाएगा। और 15 नंबर जो होता है वो 15 नंबर फिर जो है तथ्यात्मक प्रश्नों से पूछा जाएगा। जो गद्य प्रश्न और पद जो है आपके एग्जाम में आते हैं तो 8 नंबर का आपसे गद्य पूछ देगा और 7 नंबर का आपसे पद पूछ देगा, मतलब वो तथ्यात्मक रहेगा, उसका सीधा सीधा आप आंसर दे सकते हैं। भाषा 2 की बात करें तो सेम वैसे ही रहता है, 15 नंबर इसमें भी पेडागोजी और 15 नंबर इसमें भी तथ्यात्मक प्रश्न रहता है। और विज्ञान और गणित के बारे बात करें तो अगर सामाजिक अध्ययन है आपका तो 40 नंबर का सवाल आपको तथ्यात्मक रहेगा और 20 नंबर इसमें भी पेडागोजी रहता है, मतलब इसमें भी पेडागोजी का खूब योगदान है। आप समझ रहे होंगे कि पेडागोजी हमारे लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इस बात को जब तक नहीं समझ पाएंगे आप, तब तक सीटेट को निकालना थोड़ा सा आपके लिए कठिन होगा। तो देखिए हम जो है आपको हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग पेडागोजी को पढ़ाएंगे, मतलब कि सीधा मैथ हम नहीं पढ़ाएंगे। मैथ में हम 2 सब्जेक्ट बनाते हैं, एक हो जाता है हमारा मैथ पेडागोजी, दूसरा हो जाता है मैथ कंटेंट जो तथ्यात्मक होता है। ठीक है, भाषा 1 की बात करें, अगर आप सपोज आप भाषा 1 में हिंदी लिए हुए हैं तो हिंदी शिक्षण हम आपको 15 नंबर का अलग पढ़ाते हैं और 15 नंबर जो होता है कंटेंट वाला वो हम आपको अलग पढ़ाएंगे। ठीक है, ये भाषा 2 की बात करें, अगर आप संस्कृत या इंग्लिश लिए हैं तो फिर भाषा 2 में 15 नंबर का पेडागोजी अलग पढ़ाएंगे और फिर कंटेंट वाला सवाल आपको अलग पढ़ाएंगे। पर्यावरण में भी सेम कंडीशन है, 15 नंबर का पर्यावरण शिक्षा शास्त्र अलग पढ़ाएंगे पेडागोजी और 15 नंबर कंटेंट वाला अलग पढ़ाएंगे। सेम आपको इसी तरह से इसमें भी है। तो सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है यहाँ पर ना वो पेडागोजी पर। देखिए जनरल के लिए ना आपको 60% मार्क्स चाहिए, मतलब 150 का अगर आप 60% लेकर आ गए तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे, मतलब कि आपको 150 में 90 नंबर चाहिए। ठीक है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत में आते हैं तब, अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, मतलब कि ओबीसी एससी एसटी वगैरह वगैरह जो भी, अगर आप किसी भी तरह का रिजर्वेशन का लाभ लेते हैं तो आपको 55% कम से कम नंबर लेकर आना है, मतलब कि 82 मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो आपको ध्यान देना, अगर कोई रिजर्व कैटेगरी में भी होंगे तो उनको भी हम यह बात कर रहे हैं कि आप 90 नंबर का टारगेट लेकर चलिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप कैटेगरी में तो पास कर जाते हैं लेकिन जब जो है केंद्र में किसी तरह का शिक्षक बहाली आता है तो वहां पर डायरेक्ट 90% आपसे 60% मतलब 90 अंक आपसे मांग दिया जाता है। तो 90 नंबर का आपको टारगेट लेकर चलना है, अधिकतम जितना ज्यादा हो जाए, लेकिन न्यूनतम जो है आपको 90 मार्क्स का टारगेट लेकर चलना है। और 90 मार्क्स तो कौन दे रहा है आपका, केवल पेडागोजी ही दे रहा है। बताए ना आपको 30 नंबर और 15 चौके 60 नंबर, 60 और 30 कितना हो गया, 90 नंबर तो आपको केवल पेडागोजी ही दे रहा है। तो पेडागोजी के हर एक सेक्शन को हम लोग अलग पढ़ाएंगे। हम लोग हिंदी शिक्षण अलग पढ़ेंगे, पर्यावरण शिक्षण अलग पढ़ेंगे, हम लोग संस्कृत शिक्षण अलग पढ़ेंगे, गणित शिक्षण अलग पढ़ेंगे, विज्ञान शिक्षण अलग पढ़ेंगे, सामाजिक विज्ञान शिक्षण अलग पढ़ेंगे। मतलब कि शिक्षण पर हमको ज्यादा जोर देना है और उसके बाद में कंटेंट वाले सवाल पर भी जोर देना है। हमारा जो रिजल्ट देने का काम करेगा ना वो हमारा शिक्षण ही करता है। अब हम आपको बताते चले कि यहाँ पर हम शिक्षण पर बल देने का काम इसलिए कर रहे हैं कि कोई शिक्षण को रट नहीं सकते। कहीं से आप जो है आप चाहिए कि किताब खरीद कर और शिक्षण को रट ले, नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने पहले भी बताया कि एक प्रकार का सोच होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, जो बच्चों से आपको किस तरह से बिहेवियर से उसको सीखना है, कैसे स्थिति के अनुसार, परिस्थितियां के अनुसार कैसे हमको जवाब देना है। तो ये होता है पेडागोजी।
वो एक प्रकार का क्या है, अंडरस्टैंडिंग है, एक प्रकार का समझ है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये चीजें समझ में आ गया कि हमको किस कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए और कहां कहां से कितना नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आप हमारे ऑनलाइन क्लास में भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास हमारा 12 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। 12 अक्टूबर से आप हमारे ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर हम बात करें ऑफलाइन क्लासेस का, तो 5 अक्टूबर से मोतिहारी में, चंपारण में हमारा संस्थान है, वहां पर आप ऑफलाइन क्लास में भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप मोतिहारी चंपारण के अगल बगल के छात्र या छात्राध्यापक है तो। ठीक है, मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।